मुकेश जी आज अचंभे में थे कि आखिर पैसे गए तो कहाँ गए। फिर उन्हें अचानक से ध्यान आया और वो गुस्से में अपने घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में जब वो इस सब बारे में सोच रहे थे तो उनका मन घृणा से और गुस्से से भरा जा रहा था। जैसे ही घर पहुँचे तो उनका मुंह गुस्से से लाल हो गया। देखा तो बेटे बहू हंसी ठाका लगा रहे थे और कहीं जाने का प्लान कर रहे थे। उनका बेटा दिवाकर पत्नी को गोद में लिए झूम रहा था। ये देखते ही मुकेश जी गुस्से में चिल्लाकर बोले कि तुम इतनी नीच हरकत कैसे कर सकते हो। तुम्हारी माँ वहाँ जिंदगी और मौत से लड़ रही है और तुम यहाँ अपनी पत्नी के साथ मिलकर गुलछर्रे उड़ा रहे हो। ज़रा शर्म हया बाकी है या वो भी बेच खाई है। तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती। हद होती है बेशर्मी की। कम से कम ये तो सोचते कि वो पैसे मैंने अपनी पत्नी के इलाज के लिए रखे थे। मेरी मदद करने के बजाय तुमने वो पैसे चुरा लिए। ज़रा भी तुम्हें अपनी माँ पर दया ना आई। तभी उनकी बहू बिना कुछ सोचे समझे बड़ी ही बेशर्मी के साथ बोली, अरे ससुर जी, कहाँ उस बुढ़िया के चक्कर में पड़े हो। बीमार है, चलती बनेगी कुछ दिन में। क्यों अपना सारा पैसा उस पर खराब करने में लगे हो। कम से कम बेटे बहू और पोते पोती के बारे में तो सोचिए ही। सारा पैसा पानी की तरह बहाए जा रहे हो कब से। क्यों हमारा खून जला रहे हो आप। खुद भी चैन से रहिए और हमें भी चैन से जीने दीजिए। बस बहुत हो गया। ये सुनते ही मुकेश जी का पारा चढ़ गया और उन्होंने जोरदार चांटा अपनी बहू सलोनी यानी टीना के मुंह पर जड़ दिया। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी बहू मेरी पत्नी के लिए ऐसे अनाप शनाप बोलने की। कि तभी उनका बेटा दिवाकर बोला, बाबूजी ये सब क्या है। आपको तमीज़ नहीं है क्या कि अपनी बहू के साथ कैसे पेश आते हैं। कि तभी ज़ोरदार थप्पड़ दिवाकर के गाल पर भी पड़ा। सामने देखा तो पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। तब मुकेश जी बोले, ले जाइए सर इन्हें और ऐसी सज़ा दीजिए जो ये ज़िंदगी भर याद रखे। मुझे ऐसे बेटे बहू नहीं चाहिए जो अपने माँ बाप के मरने की तमन्ना रखते हो। इससे अच्छा तो मैं बेऔलाद ही रहता। कम से कम ये दिन देखने को तो ना मिलता। पुलिस को सामने देख सलोनी यानी टीना और दिवाकर के पसीने छूटने लगे। दोनों पति पत्नी मिलकर मुकेश जी के पैरों में गिर गए और उनके आगे माफ़ी मांगते हुए गिड़गिड़ाने लगे, बाबूजी हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। तो दोस्तों, इससे पहले कि कहानी में हम आगे बढ़े, हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए वीडियो को एक बार लाइक शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मुकेश जी चिल्लाकर बोले, बस बेटा, इतना ही था क्या। इतने में ही थक गए। इतने में ही तुम्हारे दोनों का दम निकल गया। लेकिन एक बात मेरे कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हारे इस मोह में नहीं पड़ने वाला। मैं तुम्हारे बहकावे में नहीं आने वाला। जब तुम लोग मेरे मुंह पर मुझे और मेरी पत्नी को ये सब कह सकते हो तो आगे क्या भरोसा। वो दिन याद है तुम्हें जब मैं तुम्हारे आगे गिड़गिड़ा रहा था, तुमसे मदद के लिए भीख मांग रहा था, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी थी। तब दिवाकर बोला कि बाबूजी मुझसे भूल हो गई, मुझसे गलती हो गई। जाने अनजाने में ही सही, हमने आपके साथ बहुत गलत किया। मैं बर्बाद हो जाऊंगा बाबूजी, मैं कहीं का नहीं रहूंगा। मुझे बचा लीजिए। मेरे बच्चों का क्या होगा ज़रा ये तो सोचिए। कहकर दिवाकर रोने गिड़गिड़ाने लगा। पत्नी भी घड़ियाली आंसू बहाने लगी और मुकेश जी अपने उन दिनों को याद करने लगे जब उन्होंने अपनी पत्नी शालिनी जी की रिपोर्ट कराई थी तो पता चला था कि उन्हें कैंसर जैसी घातक बीमारी है जिसका इलाज बहुत महंगा था। डॉक्टर बोले थे कि यदि समय पर ऑपरेशन कर दिया जाए तो इनकी जान बच सकती है। ये बात सुनकर मुकेश जी को झटका भी लगा और थोड़ी हिम्मत भी आई कि ऑपरेशन के बाद उनकी पत्नी ठीक हो जाएगी। उनकी तो सारी ख्वाहिशों पर मानो पानी फिर गया था। वो अंदर तक टूट चुके थे। डॉक्टर ने बताया कि इसमें लाखों का खर्चा आएगा। तब उन्होंने अस्पताल से घर पहुंचकर अपने बेटे दिवाकर को रात में ये बात बताई।
तब दिवाकर बोला था कि बाबूजी कोई बात नहीं, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं आपका साथ दूंगा। मैं ज़रूर कोई उपाय निकाल लूँगा और पैसों का बंदोबस्त कर दूंगा। माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। परंतु पता नहीं दिवाकर को रात भर में ही क्या हुआ। वो सुबह को मुकेश जी से आकर बोला कि बाबूजी, माँ की तो अब उम्र हो चुकी है, मेरे ख्याल से आपको ये सब के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और ऐसे ही बात को जाने देना चाहिए। मेरा मतलब बाबूजी कि अब वो बूढ़ी हो चुकी हैं, ऑपरेशन करने के बाद भी अगर जान ना बची तो क्या, सारा पैसा बर्बाद ही जाएगा और मेरे पास पैसा बर्बाद करने के लिए फालतू पैसे नहीं हैं। अपने बेटे दिवाकर के मुंह से मुकेश जी ये बात सुनकर सन रह गए। उनसे आगे कुछ बोला ही ना गया। वो बस अपने बेटे दिवाकर के मुंह को ताकते रहे। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि दिवाकर उन्हीं की औलाद है। परंतु तब भी मुकेश जी हिम्मत बांधे रहते हैं और अपनी पत्नी को पार्क वगैरह में घूमने के लिए सैर पर ले जाते, उनका मन बहलाते रहते, उनसे बातचीत करते रहते। एक दिन उनकी मुलाकात उनके एक दोस्त से हुई। कुछ देर बात करने के बाद मुकेश जी से अब बर्दाश्त न हुआ और उन्होंने रोते हुए अपने घर का सारा हाल अपने दोस्त को बताया। मुकेश जी को इतना बेबस देख उनके दोस्त ने उन्हें गले लगाया और हिम्मत दिलाई। उन्हें दिलासा देते हुए बोले कि मुकेश, अगर तुम ऐसे हिम्मत हारोगे तो तुम्हारी पत्नी शालिनी को कौन संभालेगा? उन्हें तुम्हारी इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और तुम एक दूसरे की हिम्मत हो, ये तुम भी जानते हो। बुढ़ापा ऐसा ही होता है। संतान के सामने जब तक माता पिता स्वस्थ रहते हैं, करते खाते हैं, तब तक वो अच्छे लगते हैं और जब वो बीमार रहने लगते हैं तो औलाद उनसे मुंह फेर लेती है। ये तुम्हारी ही बात नहीं है मुकेश, ये सबके साथ ही होता है। तुम्हें हिम्मत बांधे रखनी होगी। अरे मुकेश, तुम्हारी तो गांव में भी ज़मीन है। मेरे ख्याल से तुम्हें वो ज़मीन बेच देनी चाहिए और अपनी पत्नी का इलाज कराना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी पत्नी ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारे लिए। वैसे भी ज़मीन बेटे की हो जाएगी तुम्हारे बाद। जब बेटा पैसे नहीं दे पा रहा तो ज़मीन तो तुम्हारी ही है। तुम अपनी पत्नी के लिए इसका इस्तेमाल करो, क्योंकि बेटा कोई मदद नहीं करेगा। तुम्हें उसके आगे मोहताज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने दोस्त की बात सुनकर मुकेश जी को हिम्मत मिली और उन्होंने अपने दोस्त की मदद से गांव की अपनी ज़मीन बेच दी। अब जब वो घर आए, शालिनी शालिनी कहकर चिल्लाने लगे। तब उनकी बहू टीना और बोली कि क्या बात है बाबूजी, क्यों बार बार चिल्लाए जा रहे हो? लेकिन जैसे ही उसने मुकेश जी के हाथ में बैग देखा तो देखती ही रह गई और उत्सुकता से पूछ बैठी कि बाबूजी, इस बैग में क्या है? तब फिर से मुकेश जी ने शालिनी जी के बारे में पूछा कि तुम्हारी माँ कहीं दिख नहीं रही और बहू की बात को टाल दिया। लेकिन बहू ने फिर से वही सवाल किया। तब मुकेश जी कोई जवाब नहीं देते और खुद से ही इधर से उधर ताक झांक करने लगते हैं। तब बहू बोलती है कि बाबूजी, माँ तो मंदिर गई है, कुछ देर बाद आएंगी वो। लाइए मुझे बता दीजिए क्या काम है। तब हड़बड़ी में मुकेश जी के 2000 के नोट की 3-4 गड्डियाँ बैग से निकलकर गिर जाती हैं। पैसे को देखते ही टीना की आंखें फैल जाती है और वो अपने ससुर के पास आकर पूछती है कि बाबूजी, इतने सारे पैसे, ये पैसे कहाँ से आए? तब मुकेश जी कोई जवाब नहीं देते और बोलते हैं, मुझे तुम्हारी माँ से कुछ कागज़ पर साइन चाहिए थे, पता नहीं कहाँ चली जाती है वो। कहकर गया था कि घर पर ही रहे, लेकिन नहीं, मेरी सुनती ही कहाँ है। उस बैग को अपने सीने से चिपका लेते हैं और बोलते हैं कि ज़रूरी काम था, अगर आज काम नहीं हुआ तो 2-3 दिन के लिए बात चली जाएगी। बीमार रहती है, फिर भी एक दिन मंदिर जाए बगैर नहीं रहती। मुकेश जी टहलते हुए बोले कि तभी बाहर कोई आया तो टीना दरवाजे पर देखने गई, परंतु उसका सारा ध्यान अपने ससुर मुकेश जी के बैग पर ही था। जब अंदर आई तो देखा
ससुर जी अपने कमरे में कुछ ढूंढ रहे हैं। तब टीना उनके पीछे जाकर बोली कि क्या बात है बाबूजी, ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए। तब मुकेश जी बताते हैं कि बहू, मैंने जो गांव की ज़मीन थी उसे मैंने सरपंच को बेच दी है और कुछ पैसे मिल गए हैं। इन्हें बैंक में जमा करवाना था, इसलिए तुम्हारी माँ के साइन चाहिए थे, लेकिन वो है ही नहीं। अब कुछ देर बाद आएगी, तब तक मैं यहीं कमरे में बैठा हूँ इन पैसों को लेकर। बाबूजी, मुझे लगता है आप चाबी भी ढूंढ रहे हैं, वो तो माँ के ही पास रखी होगी। लाइए, मुझे दे दीजिए ये पैसे, मैं संभाल कर रख लूँगी लॉकर में। तब मुकेश जी को ना बोलता हुआ देखकर टीना बोली कि बाबूजी, लगता है आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। कोई बात नहीं, लीजिए चाबी और ये रहा मेरा लॉकर। आप खुद से ही सारे पैसे रख दीजिए और चाबी भी अपने पास ही रख लेना। तब मुकेश जी बोले, नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है। कहकर उन्होंने पैसे अपनी बहू को दे दिए संभालने के लिए कि जब माँ आएगी तो मैं उनको दे दूंगी ये पैसे। कहकर बहू ने पैसे लॉकर में रख दिए। जब उसके ससुर मुकेश जी बाहर गए तो बहू कमरे में आई। उसके दिमाग में तो नोटों के बंडल ही नाच रहे थे। उसने पैसे गिने तो 10 लाख थे। उसने 2 नोट के बंडल निकालकर अलग रख दिए। बड़ी ही चालाकी से उसने इस काम को अंजाम दिया। जब उसके साथ शालिनी देवी घर पर आई तब बोली कि माँ जी, आप कहाँ चली गई थी और ये कितनी देर में आई हैं आप? लीजिए चाबी और मेरे लॉकर में से पैसे रखे हैं। बाबूजी का बैग है, बाबूजी ने मुझे संभालने के लिए दिए थे। आप उन्हें अपने पास ही रख लीजिए, वरना फिर कहेंगे कि पैसे कम कर दिए और मुझ पर ही इल्ज़ाम लगाएंगे आप लोग तो, क्योंकि ससुराल में बहू पर यकीन भी कौन करता है भला। सब बहू को ही सुनाते रहते हैं, आपकी अमानत आपके हाथ में अच्छी। नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है। शालिनी देवी बोली कि अगर थोड़ी बहुत मनमुटाव हो भी जाते हैं तो सास बहू में तो ये आम सी बातें होती हैं जो चलती ही रहती है। तुम्हें इनको दिल से नहीं लगाना चाहिए। कहकर वो अपनी बहू के कमरे में चली गई। तभी उनके मन में एक विचार आया कि आज तक तो बहू अपने घर अपने कमरे का दरवाज़ा लगाकर लॉक करके रखती थी। आज उसने अपने लॉकर की चाबी इनको कैसे दे दी। लेकिन फिर बात को नज़रअंदाज करते हुए अलमारी के लॉकर से पैसों का बैग निकाल लिया और अपने कमरे में ले जाकर रख दिया। तभी मुकेश जी भी कमरे में आ गए और बोले, शालिनी, तुम कहाँ चली जाती हो? जब भी मुझे तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत होती है तब तो तुम मुझे घर पर मिलती ही नहीं। तुम्हें मैंने पूरे घर में ढूंढा, तब पता चला कि तुम मंदिर गई थी। अरे हाँ, वो मेरी एक सहेली मिल गई थी, उससे बातचीत करने लगी। अब उसमें ही टाइम लग गया, इसलिए थोड़ा समय लगा। मेरी बात सुनो अजी, मुझे पता है आप पैसों के लिए ही बोलोगे। मैंने वो पैसे अपने कमरे में रख लिए हैं और ताला भी लगा दिया है अच्छे से। परंतु तुमने बैग अच्छे से तो चेक किया था ना? हाँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। इतनी भी बुद्धू नहीं हूँ मैं। जितना सीधा आप मुझे समझते हो उतनी भी सीधी नहीं हूँ मैं। नहीं शालिनी, तुम लोगों के बहकावे में आ जाती हो, उनके मुंह में जल्दी पड़ जाती हो, इसलिए ऐसा बोल रहा था। और अगर पैसों में थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो गई तो फिर, कहकर मुकेश जी का गला रौंद गया। एक ही तो सहारा हो तुम मेरी, अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता शालिनी। बेटे बहू का रवैया तुम भी जानती ही हो, दुनिया 2 नंबर की हो चुकी है। शालिनी, कोई किसी का होता नहीं इस दुनिया में। अब इतनी दूर जाना ही क्यों, अपने ही घर में देख लो। बेटे बहू का कोई भरोसा नहीं, कभी भी हमें चलाते बनेंगे। अरे छोड़िए ये सब बातों को, आप खुद पर ध्यान दिया करें और ज़्यादा सोचा ना करें। आपके दिमाग पर गलत असर पड़ेगा और आपको परेशानी होगी। अजी, मुझे कुछ हो गया तो आपका ख्याल कौन रखेगा? खबरदार शालिनी, जो दोबारा से तुमने ऐसी बात कही। एक हम दोनों का ही रिश्ता तो बचा है, जो निस्वार्थ भाव से हम एक दूसरे के लिए सोचते समझते हैं, वरना तो अपनी ही संतान अपनी नहीं है, ये तुम जानते हो।
आज ही आप अपने बेटे बहू के लिए अपने मन में ऐसे मैल मत रखिए। अब वो शादीशुदा है, उसका ब्याह हो गया है, उसके बीवी बच्चे हैं, उस पर उनकी भी जिम्मेदारियां होती है। इसलिए बेटा इतना चिड़चिड़ा सा रहने लगा है। अब वो जिम्मेदार हो गया है और उसे काम की फिक्र लगी रहती है, इसलिए ऐसा हो गया है। अब वो उनके काम संभालेगा या हमें देखेगा। खैर, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। अब दिवाकर शहर से बाहर गया हुआ था 3 दिन से अपने ऑफिस के काम को लेकर। बाद में जब घर लौटा तो टीना ने अपने पति दिवाकर के कान भर दिए मुकेश जी और शालिनी देवी को लेकर। तब दिवाकर बिना कुछ सोचे समझे मुकेश जी से आकर बहस करने लगा और चिल्लाते हुए बोला कि बाबूजी, क्या हो गया आपको? क्यों पूरा घर बेच खाने में लगे हो? अरे कम से कम अपनी फिक्र नहीं है तो मेरे बीवी बच्चों को तो देखो, मुझे तो देखो। कुछ देने से तो क्या रहे, ऊपर से जो कुछ है उसे बेच खाने में लगे हो। अच्छा बेटा, तो तुमसे मुखबरी कर दी है किसी ने? चलो अच्छा है, जान गए तुम भी। बाबूजी, पहले आपने माँ के सारे गहने बेच दिए, उसके बाद आपने गांव की ज़मीन बेच दी, और क्या क्या बेचने का इरादा है आपका? क्यों बुढ़ापे में सठियाते जा रहे हैं आप? आपने मुझसे एक बार भी राय नहीं ली और वो ज़मीन भी बेच दी, तो क्या करता बेटा मैं? और तुझसे राय लेकर भी कौन सा बात हल हो जाती? तेरी माँ कैंसर जैसी घातक बीमारी से जूझ रही है, मुझे उसकी चिंता है, लेकिन तुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। इसलिए मैं खुद से ही हल निकाल रहा हूँ। तुझे तो सिर्फ तेरी पत्नी की फरमाइश दिखती है, उसकी खुशियों से मतलब होता है तुझे, और कुछ तो तुझे दिखाई नहीं पड़ता। मुझे समझ नहीं आता बाबूजी कि आप मेरे क्यों पीछे पड़े रहते हैं। क्यों आपको मेरी खुशियाँ हजम नहीं होती? आप मेरे दुश्मन क्यों बने बैठे रहते हैं? परंतु बेटा, तुम्हारी बातों से नहीं दिखता कि तुम्हें अपनी माँ की फिक्र है। तुम तो अपने भविष्य के बारे में ही अभी भी सोच रहे हो। अभी कुछ दिन पहले ही तुमने 20 लाख की कार खरीदी है, लेकिन जब मैंने मदद मांगी तो तुमने अपने हाथ खड़े कर लिए कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे अपने बहुत खर्चे हैं। लाखों रुपया उड़ाने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं, लेकिन अपने जन्मदाता पर खर्च करने के लिए, उसकी जान बचाने के लिए तुम्हारे पास 1 रुपया भी नहीं है। और रही सही वो ज़मीन मेरी अपनी है, उस पर मेरा अधिकार है। मैंने अपने खून पसीने की कमाई से उसे खरीदा था, और जब अब मुझे उसकी ज़रूरत पड़ रही है तो मैं अपनी मर्ज़ी से बेच भी रहा हूँ। मुझे उसमें तुम्हारी राय लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से तुम अपने बीवी बच्चों के बारे में सोचते हो, उसी तरह से मैं भी अपनी पत्नी के बारे में सोचता हूँ। मेरी पत्नी मेरा सब कुछ है। याद है तुझे बेटा, जब बचपन में तुझे बुखार या कोई और बीमारी लग जाती थी तो कैसे तेरी माँ तेरी देखभाल करती थी, कैसे तेरे आगे पीछे लगी रहती थी, और उसके चेहरे पर ज़रा सी शिकन भी ना आई तुझे लेकर कभी। सारी सारी रात जागती थी, पर एक तू है। बस बस बाबूजी, मुझे फालतू के ड्रामे नहीं सुनने। कौन सा आपने और माँ ने मुझ पर एहसान कर दिया? सारे ही माँ बाप ये सब करते हैं, आपने कुछ अलग तो किया नहीं। बस दिवाकर, बहुत बोलिए तुमने, अब एक और शब्द नहीं। मैं तुम्हारी माँ को परसों अस्पताल में एडमिट करा रहा हूँ, और उसका इलाज भी। मेरे काम में टांग अड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है तुझे। तुम्हारे आगे हाथ नहीं फैला रहा मैं किसी चीज़ के लिए भी। नहीं बाबूजी, ऐसी बात नहीं है। दिवाकर थोड़ी नरम लहजे में बोला। बाबूजी, मैं सोच रहा था कि अगर माँ के इलाज से कुछ पैसे बच जाए तो मैं एक नया बिजनेस में पार्टनरशिप की है, उसमें मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ रही है। अगर आप मेरी कुछ मदद कर दें तो। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मुझे कर्जा लेना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कर्ज से बचकर आपसे ही कोई मदद मांग लूँ। अच्छा, अपने मतलब की बात आई तो यहाँ भोलापन दिखा रहे हो, और अभी थोड़ी देर पहले मुझ पर किस तरह से चिल्ला रहे थे। और रही बेटा पैसों की बात, तो कर्जा लो या कुछ भी करो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। मेरी मदद करने के बजाय तुम उल्टा मुझसे ही पैसे मांग रहे हो। पता भी है कितना खर्चा होता है
इतने बड़े अस्पताल में, कहकर मुकेश जी गुस्से में घर से बाहर निकल गए। 2 दिन बाद उन्होंने अपने बेटे दिवाकर से कहा कि बेटा, तुम्हारी माँ को अस्पताल में एडमिट करवाने के लिए ले जा रहा हूँ, तुम भी चलोगे क्या हमारे साथ में? तब टीना बहू दमकते हुए बोली, अरे बाबूजी, ये क्या करेंगे? फालतू में इनका टाइम ही खराब हो जाएगा, और वैसे भी माँ की देखभाल के लिए आप तो हैं ही, सारा दिन उनकी देखभाल में लगे ही रहते हैं। इन्हें और भी बहुत कुछ काम है, आप चले जाइए। दिवाकर चुप्पी साधे हुआ था और कुछ नहीं बोला। बेटे की चुप्पी मुकेश जी भी समझ रहे थे। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था बेटे बहू पर वो कुछ नहीं बोले और अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल पहुंच गए। कुछ कपड़े और ज़रूरत का सामान भी लेकर गए। तुम चिंता मत करो शालिनी, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, हिम्मत रखो। नर्स शालिनी देवी को लेकर जाने लगी। मुकेश जी काउंटर पर जाकर सारा पैसा जमा करवाने लगे। तब वो व्यक्ति बोला कि मुकेश जी, आपने तो बोला था ये पूरे पैसे हैं, लेकिन ये तो कम है, ये तो 8 लाख ही है, आप 10 लाख बता रहे थे। मरीज़ की हालत देखकर ऑपरेशन तो हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन तब तक आप ये पैसे जमा करा दीजिए और बाकी के पैसे भी ले आइए। लगता है आपसे कोई गलती हो गई। अब ये बात सुनकर मुकेश जी परेशान हो गए। वो अचंभे में थे कि बाकी पैसे गए तो कहाँ गए, ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने सारे पैसे बैग में ही रखे थे। तभी मुकेश जी को याद आया कि उन्होंने ये बैग बहू के हाथ में भी पकड़ाया था और बहू ने अपनी अलमारी के लॉकर में बैग को रखा था, उसके बाद उनकी पत्नी को दे दिया होगा। ये बात को याद करते हैं मुकेश जी का पारा चढ़ जाता है। दिवाकर भी घर पर चिंता में सर पर हाथ रखे बैठा था। तब उसकी पत्नी टीना बोली, अरे आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अब तो हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। अब कुछ दिन में आपकी माँ भी ठीक ही हो जाएगी, फिर हम घूमने चलेंगे। तब दिवाकर बोला, टीना, तुम्हें घूमने की पड़ी है, तुम्हें पता है ना मेरा हाथ कितना तंग चल रहा है, मुझे पैसों की कितनी ज़रूरत है। अगर पैसे नहीं हुए तो कहाँ से घूमेंगे हम? तब टीना बोली, अरे दिवाकर, आप क्यों चिंता करते हैं? इतनी सी बात के लिए घूमने के लिए मेरे पास पैसे हैं कुछ। तब वो अंदर जाकर नोटों के बंडल लाती है और उन्हें हाथ में लेकर उछालने लगती है। दिवाकर बोला कि टीना, इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? अरे आपकी यही आदत तो मुझे अच्छी नहीं लगती, ज़रा सब्र कीजिए और देखिए पैसे। कहकर टीना ने वो पैसे दिवाकर के हाथ में थमा दिए। अरे हाँ टीना, सबकी चिंता कर कर के मैं थक चुका हूँ। मुझे अब ज़िंदगी बोझ से लगने लगी है। मुझे लगता है मुझे कहीं घूमकर आना चाहिए और फ्रेश होना चाहिए। हम कल ही घूमने के लिए चलेंगे। और पति पत्नी हंसी पड़े। दिवाकर भी झूम उठा। दिवाकर भी सब समझ चुका था कि ये पैसे किसके हैं और कहाँ से आए हैं। तभी उधर से मुकेश जी चिल्लाते हुए आए, वाह वाह बहू, तुमने तो कमाल ही कर दिया। अपने पति पर एहसान जो कर दिया, उसकी मदद कर दी। तुम्हें ज़रा शर्म नहीं कि तुम्हारी माँ वहाँ ज़िंदगी और मौत के बीच झुलसी हुई है और तुम दोनों एहसान फरामोश पैसे चुरा कर घर में गुलछर्रे उड़ा रहे हो। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ पहुँची। पुलिस को देखते ही दोनों पति पत्नी के हाथ पैर कांपने लगे, पसीने छूटने लगे। शक तो मुझे बहू तुम पर उसी दिन हो रहा था जिस दिन तुम बार बार मुझसे इन पैसों के बारे में पूछ रही थी, लेकिन तुम इतनी नीची और गिरी हुई हरकत भी कर सकती हो इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। लेकिन अब बस बहुत हुआ, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम दोनों को। और शर्म आ रही है मुझे बेटा, तुझे अपना बेटा कहते हुए कि तू भी बहू के साथ मिल गया। तब टीना बहू बेशर्मी के साथ बोली, अरे बाबूजी, कहाँ माँ के चक्कर में पड़े हो? अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गिन रही है वो, कुछ दिन में चल बसेंगी, क्यों उन पर इतना पैसा बहाए जा रहे हो? कम से कम अपने बारे में नहीं सोच रहे तो हमारे बारे में ही सोच लीजिए। कुछ दिन में माँ जी चलती बनेगी तो क्या होगा? तब क्या ही कर लेंगे आप? और अगर ऑपरेशन के बाद भी नहीं बची तो क्या होगा? सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा।
इतना सुनते ही मुकेश जी ने 2 जोरदार थप्पड़ बहू टीना के गाल पर रसीद दिए। 2 थप्पड़ की मार से ही टीना जमीन पर जा गिरी। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी बहू मेरी पत्नी के लिए इतनी खराब सोच रखने की? अगर उसका अच्छा नहीं सोच सकती तो कम से कम इतना बुरा भी मत सोचो। तब दिवाकर अपनी पत्नी की साइड लेते हुए बोला कि बाबूजी, आप मेरी पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तब जोरदार चांटा दिवाकर के गाल पर भी पड़ा। दिवाकर हाथ रखकर खड़ा हो गया गाल पर। इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों को गिरफ्तार कर लीजिए और ऐसी सज़ा दीजिए इन्हें जो ये ज़िंदगी भर ना भूले। तब बाजी अपने हाथ से जाते देख दोनों पति पत्नी मुकेश जी के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगे। बाबूजी, हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। बाबूजी, मुझ में लालच आ गया था पैसों को देखकर। बहू बोली, ना मुराद, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। बाबूजी, हमारे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं बर्बाद हो जाऊँगा, मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। तब टीना बोली, अरे आप क्यों चिंता करते हैं, जेल भी चले गए तो क्या? मेरे पापा बहुत पैसे वाले आदमी हैं और उनके बड़े बड़े आदमियों से पहुँच है। हम जल्दी ही जेल से बाहर आ जाएंगे और अपने पापा के साथ रह लेंगे। मैं अपने मायके में रह लूँगी। ये बात सुन दिवाकर का पारा चढ़ गया और गुस्से में झल्लाकर उसने एक ज़ोरदार चांटा टीना के गाल पर जड़ दिया। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे ये सारे दिन देखने पड़ रहे हैं। क्यों हो तुम ऐसी? जैसी तुम खुद हो वैसा ही तुमने मुझे बना दिया। अपने ही घर में मुझे चोर बना दिया तुमने। दिवाकर को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो आंखों में आंसू लिए रो रहा था और पश्चाताप की आग में जल रहा था। अपने बेटे को ऐसा करते देख मुकेश जी का दिल पसीज गया और उन्होंने पुलिस को जाने के लिए कह दिया। तब बोले कि तुम्हारी जो मर्जी वो करो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। अब मुझे मेरी पत्नी की जान प्यारी है। मैं तो चला हॉस्पिटल, कहकर वो अस्पताल जाने लगे और वो नोटों के बंडल बहू के हाथ से ले लिए और बोले कि हाँ बहू, अपने रहने का इंतज़ाम ऊपर वाले पोर्शन में कर लो। यहाँ नीचे मैं और मेरी पत्नी सुकून से रहेंगे। जवान हो तुम अभी, तुम्हारे हाथ पैरों में दर्द नहीं होगा ऊंची नीची सीढ़ियाँ चढ़ते हुए। लेकिन बाबूजी, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमारे कमरा तो नीचे है। तब दिवाकर ने टीना को चुप करते हुए कहा कि चुप हो जाओ तुम। ये क्यों भूल जाती हो कि ये घर मेरे माँ बाबूजी का है। तुम्हारा इस पर कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारा सिर्फ मुझ पर अधिकार है और मैं उन्हीं का बेटा हूँ। बहुत गलत कर लिया मैंने उनके साथ तुम्हारे कहने पर, लेकिन अब और नहीं। अब पूरे 10 दिन बाद शालिनी देवी अस्पताल से घर पर आई। जब उन्होंने पूछा कि बहू कहाँ है, तब मुकेश जी ने बताया कि बहू और बेटा दोनों ऊपर की मंजिल में आपसे रहेंगे। अब तुम आराम से नीचे सुकून से रहना। ना तुम्हें बहू की किटपिट सुनने की कोई ज़रूरत और ना ही उससे बहस करने या उसके मुंह देखने की ज़रूरत। तुम सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दो। अब मुकेश जी अपने पास से कुछ जमा राशि से एक दुकान खोलते हैं किराना की और उसमें सामान भर लेते हैं और अब उस पर बैठने लगते हैं, जिससे किराना की दुकान समय के साथ चलने लगती है और अच्छी खासी उन्हें पैसे भी मिलने लगते हैं, सैलरी मिलने लगती है, जिससे वो अपना भरण पोषण करने लगते हैं। जब बेटा दिवाकर मदद करने के लिए कहता तो मुकेश जी कहते कि बेटा, मुझे तेरी से कोई ज़रूरत नहीं, और दूध का चला छाछ भी फूक फूक कर ही पीता है। ये बात तुम भी जानते हो। पहले ही तुमने हमारी बहुत मदद कर दी, अब हमें तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। और वो पैसों वाली बात, चोरी वाली बात तुम्हारी माँ के कानों में नहीं पड़नी चाहिए। बस तुम इतना ही एहसान कर दो, समझा देना अपनी पत्नी को। मैं नहीं चाहता उसे और दुख हो। तुम अपनी पत्नी और बीवी बच्चों की ज़रूरतें पूरी करो और हमसे दूरी बनाए रखो। बस हमारे लिए यही बेहतर है। हमें तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। शालिनी देवी अपने पति मुकेश जी से बातों बातों में पूछ बैठती कि आखिर बेटे बहू इतने क्यों बदल गए, ऐसा क्या हुआ। तब मुकेश जी मंद मंद मुस्कुराते और कहते
कि शालिनी तुम उनकी फिक्र छोड़ो और अपने ऊपर ध्यान दो। हम दोनों सर उठाकर जीते आए हैं और सर उठाकर ही जिएंगे। और तुम क्यों बार बार एक ही प्रश्न करती रहती हो कि बेटा बहू ऐसे क्यों हो गए, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। शालिनी, बेटा बेटा ही होता है और पिता पिता ही होता है। अब कल की आई लड़की के पीछे अपना जीवन थोड़ी बर्बाद कर देगा वो। अच्छा बुरा उसे भी सब समझ आता है। अब ऐसे ही दिन बीतते गए और खुशी खुशी मुकेश जी और शालिनी देवी अपना जीवन यापन करने लगे। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस कहानी को लेकर? मुकेश जी ने अपने बेटे बहू के साथ जो किया वो फैसला सही था कि गलत? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। कहानी आपको ज़रा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।